आज हम आपको ब्रूनो की कहानी बताने वाले हैं। वो एक 8 साल का लड़का है जो बर्लिन शहर में रहता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद उस छोटी सी जान ने कभी नहीं की होगी। ब्रूनो को कुछ सिपाही बहुत सारे कैदियों के साथ एक बंद कमरे में लेकर जाते हैं। ब्रूनो के साथ उसका दोस्त भी था। उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वहाँ लोगों के साथ क्या होता है और उसके साथ वो लोग क्या करने वाले थे। कुछ देर बाद एक आदमी उस बंद कमरे में हाइड्रोजन साइनाइड डाल देता है। हाइड्रोजन साइनाइड एक तरह का जहर होता है जिसके कांटेक्ट में आते ही किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। उस कमरे में धीरे धीरे जहर फैलने लगता है और कमरे में बंद सभी लोग मारे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक 8 साल के बच्चे ने ऐसा क्या किया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली और उसके आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। ब्रूनो जो एक अमीर परिवार में पला बड़ा लड़का था, वो ऐसी खतरनाक जगह पर कैसे पहुंचा। इस मासूम बच्चे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी ये मूवी जिसका नाम है द बॉय इन द स्ट्रिप्ड पजामास। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम बर्लिन शहर को देखते हैं। ये वो समय था जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह हुआ करता था और उसके राज में ज्यूस लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होता था। उन्हें अपने ही घर से निकाला जा रहा था और हिटलर को मानने वाले लोग ज्यूस लोगों को नफरत की निगाहों से देखते थे। बर्लिन शहर की गलियों में हम कुछ बच्चों को एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देखते हैं और यहाँ हमारी मुलाकात सबसे पहले ब्रूनो से होती है जो एक 8 साल का जर्मन लड़का है। एक जर्मन परिवार में पैदा होना ब्रूनो की खुशनसीबी है और खासकर तब जब आप जर्मनी देश में रहते हैं। ब्रूनो के पिता एक नाजी ऑफिसर थे जो हिटलर के प्रोपेगेंडा पर काम करते थे। उसके परिवार में थे उसकी मदर एल्सा और उसकी बड़ी बहन ग्रेटल। ब्रूनो के बहुत सारे दोस्त थे और वो हमेशा उनके साथ खेलता रहता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर को प्रमोट किया जा रहा है और अब वो और भी बड़े अफसर बन जाएंगे। लेकिन अब उन्हें उस घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा। ब्रूनो अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, पर उसके फादर उसे समझाते हैं कि ये उसकी ड्यूटी है, देश के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम देखते हैं कि रैल्फ ने अपने प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी रखी थी जिसमें शहर के बड़े बड़े अफसर उसे बधाई देने आए थे। हम देखते हैं कि रैल्फ की मां मजाकिया ढंग में उसे बधाई देती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी यूनिफॉर्म पर लगे हर एक सितारे की कीमत कई लोगों की मौत है। पर रैल्फ उसे कहता है कि अगर आप इसी तरह ज्यूस लोगों को रहम की निगाहों से देखती रहेंगी तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। पर उसकी माँ हंसकर उसकी बात को टाल देती है। अगले दिन ब्रूनो अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन जी भर के पकड़म पकड़ाई खेलता है और उसके बाद वो सभी अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो घर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारों से घिरा हुआ था जैसे उसे जंग से बचने के लिए बनाया गया हो। ब्रूनो देखता है कि उस जगह पर ज्यादातर सोल्जर्स थे और उसकी उम्र का वहाँ कोई नहीं था। दिन ब दिन वो अपनी आसपास की चीजों से ऊब गया था और उसे अपने पुराने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। लेकिन रैल्फ उसे बताता है कि अब से यही हमारा घर है और धीरे धीरे वो अपने दोस्तों को भूल जाएगा। एक दिन ब्रूनो अपनी खिड़की से कुछ लोगों को बड़े से मैदान में काम करते हुए देखता है। उसे लगा कि वो सभी किसान हैं। वो उनके बारे में एल्सा से पूछता है और एल्सा भी उसे कहती है कि वो किसान ही हैं। तभी हम पवेल नाम के एक नौकर को देखते हैं। ब्रूनो देखता है कि उसने भी वैसे ही कपड़े पहने थे जैसा उन किसानों ने पहन रखा था। वो उनके बारे में अपने पिता से पूछता है पर रैल्फ उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताता। वो नहीं बताता कि वो सभी ज्यूस हैं जिसे उन लोगों ने बंदी बना रखा है। एल्सा रैल्फ के ऊपर बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को इन सब चीजों के बारे में पता चले। इसीलिए रैल्फ उस खिड़की को बंद करवा देता है जहाँ से ब्रूनो को वो मैदान दिखाई देता था। ब्रूनो के पास अब करने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन वो नोटिस करता है कि उसकी बड़ी बहन कर्ट नाम के एक सोल्जर के साथ बातें कर रही थी। वो उसके पास जाता है और उससे कोई पुराना टायर मांगता है ताकि वो उस टायर से अपने लिए एक झूला बना सके। कर्ट उस नौकर को गुस्से से चिल्लाकर अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो ब्रूनो को घर के पीछे वाले स्टोर रूम में ले जाए और उसे जो भी चीज पसंद हो वो उसे अपने कंधे पर उठा कर लाए। इसके बाद ब्रूनो उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है। उसे एक पुराना टायर तो मिल गया था पर साथ ही में उसे एक और खिड़की दिखाई देती है जहाँ से वो कहीं भी जा सकता था। ब्रूनो ने खुद के लिए एक झूला बना लिया था पर एक दिन उस पर खेलते खेलते उसे चोट लग जाती है। वो नौकर उसे देख लेता है और उसके घावों पर दवाई लगाता है। उसका नाम पवेल था। वो कहता है कि उसका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, जिस पर ब्रूनो उससे पूछता है कि उसे कैसे पता। जिस पर पवेल उसे बताता है कि यहाँ आने से पहले वो एक डॉक्टर ही था। इससे पहले वो और बातें कर पाते एल्सा वहाँ पर आ जाती है और उसे देखते ही पवेल अपनी नजरें नीचे कर लेता है।
एल्सा को उससे बात करना अलाउड नहीं था, पर फिर भी वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रैल्फ ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर को हायर किया था। वो टीचर ब्रूनो को एक मोटी सी किताब पढ़ने को देता है। ब्रूनो को उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो आसमान में काले धुएं को देखता है और उसका बाहर जाने का मन करता है। उसे वो खिड़की याद आती है जो उसने स्टोर रूम में देखी थी। ब्रूनो वहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाता है। वहाँ चारों ओर जंगल ही जंगल था। वो इतने दिनों बाद बाहर निकलकर बहुत खुश था। ब्रूनो वहाँ पर एक दीवार देखता है जिसके चारों ओर नुकीले कांटे वाले तार लगे हुए थे। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा उन तारों के पीछे चुपचाप बैठा हुआ था। वो उसके पास आता है और देखता है कि उसने भी वही ड्रेस पहन रखी थी जो बाकी किसान पहनते हैं। वो लड़का भी 8 साल का था और वो ब्रूनो को अपना नाम शम्यूएल बताता है। ब्रूनो ने किसी का भी ऐसा नाम नहीं सुना था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारे पास खेलने के लिए कितने सारे दोस्त हैं। शम्यूएल के कपड़ों पर एक नंबर लिखा हुआ था। ब्रूनो को लगा कि वो नंबर भी उनके खेल का एक हिस्सा है, पर शम्यूएल उसे बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं, इसलिए वो यहाँ अकेले बैठता है। उसे पेड़ों को देखना पसंद है। तभी पीछे से सीटी बजने की आवाज आती है और शम्यूएल उसे सुनकर तुरंत एक हाथ गाड़ी को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन ब्रूनो अपनी फुटबॉल ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बहन की बहुत सारी डॉल्स किसी ने फेंक रखी थी। वो बहुत डर जाता है और अपनी बहन के पास जाता है। ग्रेटल उसे बताती है कि उसी ने उन्हें वहाँ फेंका है क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। उसे अपने देश के सोल्जर्स के बारे में सोचना चाहिए, ना कि खिलौनों के बारे में। और उसके इस तरह के व्यवहार का कारण था वो टीचर जो उन्हें पढ़ाने आता था। वो बताता था कि ज्यूस कितने बुरे लोग होते हैं और उन्हें इंसानों का दर्जा नहीं देना चाहिए। ब्रूनो ने एक बार उससे पूछा था कि क्या सभी ज्यूस बुरे होते हैं, उनमें से कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, जिस पर उस टीचर ने उसे बताया था कि अगर तुम्हें कभी कोई अच्छा ज्यूस मिल गया तो तुम शायद दुनिया के सबसे बड़े खोजकर्ता होगे। ब्रूनो को अब एक दोस्त मिल गया था, इसलिए वो अगले दिन उसके लिए चॉकलेट और फुटबॉल लेकर जाता है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसे शम्यूएल कहीं दिखाई नहीं देता। उसे पता चलता है कि उन तारों में हाई वोल्टेज करंट है और शायद इसीलिए वो कभी बाहर नहीं आता। उससे मिलने के लिए वो अगले दिन फिर से जाता है और इस बार शम्यूएल फिर से वहीं अकेला बैठा था। ब्रूनो उसे कुछ खाने के लिए देता है और वो उसे ऐसे खा रहा था जैसे उसने इस तरह का खाना अपनी जिंदगी में कभी खाया ही नहीं। ब्रूनो उससे पूछता है कि उन बड़ी बड़ी चिमनियों में क्या जलाया जाता है, पर शम्यूएल उसे कहता है कि उसे भी नहीं पता क्योंकि उनका वहां पर जाना सख्त मना है। ब्रूनो उसे अपनी फुटबॉल खेलने के लिए देता है, पर शम्यूएल उसे वापस कर देता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक है। शम्यूएल घबरा के पत्थर के पीछे छुप गया था। जब ब्रूनो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं खेल सकता, जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो एक ज्यूइश है। ब्रूनो ये सुनने के बाद उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कर्ट को देखते हैं। कर्ट एल्सा से कहता है कि कभी कभी जब ये उन्हें जलाते हैं तो बहुत खराब सी स्मेल आती है। एल्सा कहती है कि उन्हें से उसका क्या मतलब, और तब उसे पता चलता है कि वो धुआं लाशों को जलाने से होता था, उन लोगों की लाशें जो उस कैंप में थे जिसमें शम्यूएल रहता था। जब एल्सा को ये पता चलता है तो वो रैल्फ के ऊपर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों पर इन सब चीजों का बुरा असर पड़े। राल्फ कर्ट से नाराज था क्योंकि उसने एल्सा को ये सच्चाई बताई। एक रात जब वो सभी डिनर कर रहे थे तो वो कर्ट से उसके पिता के बारे में पूछता है। कर्ट उसे बताता है कि अब वो जर्मनी में नहीं रहते। रैल्फ उससे पूछता है कि वो यहाँ जर्मनी में क्या काम करते थे। कर्ट उसे बताता है कि वो एक प्रोफेसर थे, जिस पर रैल्फ उसे कहता है कि वो इस देश को तब छोड़कर चले गए जब इस देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रैल्फ कहता है कि सोल्जर्स की भाषा में ऐसे लोगों को कायर कहते हैं। ये सब सुनकर कर्ट का अंदर ही अंदर खून जल रहा था। इसी बीच जब पवेल उसे वाइन सर्व करने आता है तो गलती से वो वाइन उससे गिर जाती है, जिसके बाद कर्ट पवेल को बहुत मारता है ताकि वो रैल्फ को दिखा सके कि वो ज्यूस से नफरत करता है और वो कायर नहीं। ब्रूनो उसे देख रहा था। वो ग्रेटल से पूछता है कि क्या ज्यूस लोग सच में इतने बुरे होते हैं, जिस पर वो उसे कहती है कि वो शैतान है, उनकी वजह से हमने कई लड़ाइयाँ हारी हैं और इसीलिए वो इस देश में रहने के लायक नहीं। पर ये शब्द उसके खुद के शब्द नहीं थे, वो वही बोल रही थी जो उसके टीचर ने उसे पढ़ाया था। लेकिन ब्रूनो सिर्फ शम्यूएल के बारे में सोच रहा था और उसका मानना था कि शम्यूएल बाकी लोगों जैसा नहीं है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। एक दिन ब्रूनो देखता है कि बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स उसके घर आए थे। वो सभी एक साथ बैठकर टीवी पर कुछ देख रहे थे। ब्रूनो चुपके से झांक कर उन्हें देखने लगता है। वो लोग एक फिल्म देख रहे थे
जिससे उन सभी का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, क्योंकि उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि हिटलर ने जो ज्यूस लोगों के लिए कैंप बनाए हैं वहाँ उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, उन्हें खाने और रहने के लिए सब कुछ दिया जा रहा था। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उसकी उल्टी थी, जिसे वो देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। ब्रूनो को लगा कि उसके पिता कितने अच्छे आदमी हैं, वो उन ज्यूस लोगों की उस कैंप में जाने में मदद कर रहे हैं। ये सब देखकर वो उनके गले लग जाता है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन ब्रूनो को अपने घर में श्म्यूल दिखाई देता है। वो उसे वहां देखकर हैरान था। श्म्यूल उसे बताता है कि इन बर्तनों को साफ करने के लिए उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जिसके हाथ छोटे हों और इसीलिए वो मुझे अपने साथ ले आए। ब्रूनो उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन जब वो उसे चाव से खा रहा था तभी कर्ट उसे देख लेता है। उसे लगा कि उसने चोरी की है, इसीलिए वो श्म्यूल के ऊपर चिल्लाने लगता है। श्म्यूल कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, ब्रूनो ने उसे ये खाने के लिए दिया था। ये जानने के बाद कर्ट उसके ऊपर भी चिल्लाता है। ब्रूनो इतना डर गया था कि उसे झूठ बोलना पड़ता है कि वो उस लड़के को नहीं जानता। ये सुनकर श्म्यूल का दिल टूट गया था। जब सभी चले जाते हैं तो अगले दिन ब्रूनो फिर से उसे मिलने जाता है, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। ब्रूनो उसे हर दिन मिलने आता था, पर श्म्यूल उसे कई दिनों तक नहीं दिखाई दिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि राल्फ की माँ जिस घर में रहती थी वहाँ पर क्रांतिकारियों ने बमबारी की थी, जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई। वो सभी उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं। एल्सा देखती है कि उनकी लाश पर एक लेटर रखा हुआ था जिस पर खुद हिटलर ने साइन किया था। वो उनकी लाश से उसे हटाने लगती है, क्योंकि राल्फ की माँ को हिटलर की सोच और जो वो कर रहा था उससे नफरत थी। पर रैल्फ उसे वो लेटर हटाने से रोक लेता है। एल्सा जैसे जैसे रैल्फ के बारे में जानने लगी थी वो उसके साथ रहकर उतना ही परेशान रहने लगी थी। एक दिन ब्रूनो श्म्यूल से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में कर्ट उसे रोक लेता है, पर उसे कुछ कहता नहीं, क्योंकि रैल्फ ने उसका ट्रांसफर करवा दिया था। रैल्फ ये तब से ही करना चाहता था जब से उसे पता चला कि उसके पिता ने देश को छोड़ दिया था। एल्सा उसके इस तरह के बर्ताव से बहुत परेशान थी और अब वो खुलकर उसका विरोध करने लगी थी। ब्रूनो श्म्यूल के पास आता है और इस बार वो उसे मिल गया था। वो देखता है कि उसे बहुत चोट लगी थी, जिसके बारे में श्म्यूल उसे कुछ नहीं बताता। ब्रूनो उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है, पर श्म्यूल को उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो दोनों एक बार फिर से दोस्त बन गए थे और उन्होंने पहले की तरह तारों के बीच में बैठकर खेलना शुरू कर दिया। एक दिन रैल्फ एल्सा पर नजर रख रहा था। वो उस जगह पर रहकर एकदम बेजान सी हो गई थी और किसी परेशान बच्चे की तरह ज्यादातर समय अकेली रहती थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में बहुत झगड़ा भी होता है, लेकिन रैल्फ को एहसास हो गया था कि एल्सा नहीं चाहती कि उसके बच्चे यहाँ पर रहें, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उन्हें वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देगा। रैल्फ अपने बच्चों से बात करता है। ग्रेटल भी उस जगह से जाना चाहती थी, लेकिन ब्रूनो को वहीं पर रहना था, क्योंकि अब उसके पास एक दोस्त था। ब्रूनो एक आखिरी बार श्म्यूल से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसके घर वाले उसे किसी दूसरी जगह भेज रहे हैं और वो अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन ब्रूनो देखता है कि श्म्यूल बहुत परेशान था। पूछने पर वो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके पिता को कुछ सोल्जर्स कहीं लेकर गए थे और तब से उनका कोई पता नहीं। ब्रूनो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम कल उन्हें ढूंढने चलेंगे, क्योंकि वो जाने से पहले श्म्यूल के लिए कुछ करना चाहता था। ब्रूनो उसे कहता है कि उसे अंदर आने के लिए उसके जैसे कपड़े पहनने होंगे, जिस पर श्म्यूल उसे बताता है कि अंदर ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं, वो कल उसके लिए एक जोड़ी कपड़े ला देगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एल्सा और ग्रेटल वहाँ से निकलने की तैयारियों में बिजी थी। ब्रूनो मौका पाकर श्म्यूल के लिए एक बड़ा सा सैंडविच बनाता है और एक फावड़ा लेकर घर से निकल जाता है। श्म्यूल उसे पहनने के लिए अपने जैसे कपड़े देता है और अपने बालों को छुपाने के लिए ब्रूनो एक टोपी पहन लेता है। वो उन तारों के नीचे खोदना शुरू करता है और देखते ही देखते उसने अंदर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता बना दिया था। ये पहली बार था जब वो एक दूसरे को बिना तारों के देख रहे थे। वो दोनों श्म्यूल के पिता को ढूंढने जाते हैं। एल्सा को पता चलता है कि ब्रूनो अपने झूले के पास नहीं था। वो उसे पूरे घर में ढूंढती है, पर वो कहीं भी नहीं था। दूसरी तरफ ब्रूनो जब अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि अंदर वैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि उसने उस फिल्म में देखा था। अंदर सभी किसी कैदी की तरह थे। ब्रूनो श्म्यूल को वापस जाने को कहता है, पर श्म्यूल को उसकी जरूरत थी, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। एल्सा को स्टोर रूम के अंदर वही सैंडविच मिलता है जिसे वो श्म्यूल के लिए ले जाना भूल गया था, जिसके बाद वो सभी मिलकर ब्रूनो को ढूंढने लगते हैं। वो दोनों एक बंद कमरे में आते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, पर उन्हें कहीं भी श्म्यूल के पिता दिखाई नहीं देते। इससे पहले वो किसी दूसरे कमरे में जाते
कुछ सोल्जर्स उन सभी को वहां से निकलने के लिए कहते हैं। वो दोनों बच्चे भी उनके बीच में फंस गए थे। ब्रूनो के कपड़ों की वजह से कोई भी पहचान नहीं पाता कि वो उनमें से नहीं है। सोल्जर्स उन्हें एक दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। श्म्यूल को लगा कि वो शायद ऐसा उन्हें बारिश से बचाने के लिए कर रहे हैं। एल्सा ब्रूनो को ढूंढते ढूंढते उस दीवार तक पहुंच गई थी जहां पर उसे ब्रूनो के कपड़े मिलते हैं। वो बहुत डर गई थी क्योंकि उसे पता था कि अंदर क्या होता है। रैल्फ तुरंत ही दरवाजे खोलने के ऑर्डर्स देता है। वो पहली बार इतना डरा हुआ था। हम देखते हैं कि सोल्जर्स सभी कैदियों को अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और उनके ऐसा करते ही एक सोल्जर उनके ऊपर हाइड्रोजन साइनाइड गिरा देता है, जो एक तरह का हवा में फैलने वाला जहर होता है। उस कमरे में सभी लोग कुछ सेकंड्स के लिए तड़पने लगते हैं और फिर सब शांत हो जाता है क्योंकि वो सभी लोग मर चुके थे। रेस्क्यू डॉग राल्फ को उसी कमरे के बाहर लाकर खड़ा कर देता है और राल्फ समझ गया था कि उसका बेटा भी बाकी लोगों के साथ मारा गया है। उसे खोने के दर्द में राल्फ इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी चीख दीवार के उस पार खड़ी एल्सा को भी सुनाई देती है, जिसके बाद एल्सा अपने बेटे के कपड़ों को जोर से पकड़कर रोने लगती है क्योंकि अब ब्रूनो और श्म्यूएल दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। ये कहानी तब की है जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और उसके राज में राल्फ जैसे कई बड़े अफसरों ने 1941 से लेकर 1945 तक लगभग इसी तरह 60 लाख जूइश लोगों को मारा। इन 60 लाख लोगों में सभी शामिल थे, वो चाहे औरतें हों या बच्चे। ये सब उन्होंने हिटलर के कहने पर शुरू किया था क्योंकि वो जर्मन्स को ज्यूस से ऊंचा मानता था। जो ऑफिसर जितने लोगों को मारता था उसे उतना ही इनाम दिया जाता था। सोचिए अगर सिर्फ कपड़े बदलने से वो सोल्जर्स एक ज्यूइश और एक जर्मन बच्चे में फर्क नहीं कर पाए तो हिटलर जैसा तानाशाह कौन होता है ये फैसला करने वाला कि कौन उसके नीचे है और कौन उसके ऊपर। लेकिन इन सब की कीमत क्या थी? वो मासूम बच्चे जो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।